के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्लास नंबर 81 में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम हिंदी सप्ताह 15 का दिवस 1 हल करने वाले हैं। आपकी जो भाषा भारती पाठ्य पुस्तक है उसका ये पाठ 9 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। प्यारे बच्चों, अपने पेन पेंसिल अभ्यास पुस्तक अपने सामने रखें। शुरुआत में आप देखोगे प्यारे बच्चों, दिवस 1 में ये लिखा है पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा। मौखिक चर्चा के कुछ बिंदु हैं, तो इन बिंदुओं पर आप अपने विद्यालय में अपने शिक्षक के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा अवश्य करें, है ना। इनमें बातचीत करें, अपने विचारों को रखें, उनके विचारों को जानें। ठीक, आपके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं उनके नाम बताइए। आपकी माँ आपको कौन कौन सी बातें सिखाती है, ये सब पे चर्चा अवश्य करें। हम आते हैं अपने पठन बोध की तरफ और आगे के अभ्यास कार्य की तरफ। ये पठन बोध है बेटा, दिवस 1 में दिया गया है। दिवस 2, दिवस 3, दिवस 4, 5 और 6, इन सभी दिवसों में बेटा इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यही पठन बोध रहेगा आपका सभी दिवसों के लिए। तो इसको अच्छे से पढ़ें, सभी दिवसों में ये काम आने वाला है। इसकी मुख्य मुख्य चीज़ों पर आप अंडरलाइन अवश्य करें, लाइन फिरते जाएं। मैं नर्मदा हूँ, मैं भारत की ऐसी नदी हूँ जो विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में बहती है। ठीक है, किस तरफ से? पूर्व से पश्चिम में बहती हूँ। जबकि अनेक प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ के एक कुंड से हुआ है। ठीक है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है? अमरकंटक पहाड़ के एक कुंड से हुआ है। इस कुंड का नाम नर्मदा कुंड है। यहाँ से मैं कपिल आश्रम तक जाती हूँ। वहाँ पतली धारा कपिल धारा के नाम से जानी जाती है। आगे चलकर मैं दूध धारा जल प्रपात बनाती हूँ। कौन सा प्रपात बनाती है बेटा? दूध धारा जल प्रपात। जल प्रपात का मतलब बेटा ऊंचे स्थानों से पानी का नीचे की तरफ गिरना जल प्रपात कहलाता है ना। झरना भी आप कह सकते हो। मैं मंडला से जबलपुर, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत मालाओं में होती हुई बहती हूँ। तो कौन कौन से पर्वत हैं बेटा? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत मालाओं से होकर बहती हूँ। जबलपुर में मेरे किनारे संगमरमर की चट्टानें हैं। संगमरमर की चट्टानें कहाँ पर है बेटा? जबलपुर में। यहाँ पर बरगी बांध भी है। कौन सा बांध है बेटा? बरगी। जो मैं सर्कल कर रहा हूँ बेटा उन चीज़ों को याद रखना। मेरा भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात बनता है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ बनेगा बेटा? भेड़ा घाट पर। अब नर्मदा पर 2 जलप्रपात आपको दिख गए, नर्मदा जी पर, दूधधारा और भेड़ा घाट। जबलपुर से मैं नरसिंहपुर, रायसेन होते हुए होशंगाबाद की धरती को उपजाऊ बनाती हूँ। नेमावर के समीप से गुजरती हूँ। तवा मेरी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी कौन सी बेटा? तवा। सहायक नदी मतलब एक नदी बड़ी होती है, उस नदी में छोटी छोटी नदियाँ मिलती जाती हैं। इन छोटी छोटी नदियों को हम सहायक नदी कहते हैं। मैं आगे महाराष्ट्र, गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिरती हूँ। एमपी से अमरकंटक से निकलकर ये नदी रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर होते हुए महाराष्ट्र से गुजरात में जाती हुई कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। मुझसे बिजली बनाई जाती है, लोग मेरी पूजा करते हैं, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ें प्यारे बच्चों, जब मुझ में कचरा डाला जाता है तो मुझे दुख होता है। तो नर्मदा नदी को दुख कब होता है? जब उसमें कचरा डाला जाता है। सब लोग मुझे साफ रखो, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती हूँ। अब आपसे कोई पूछे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो आप बोलोगे नर्मदा। मैं सदैव सबको सुख पहुँचाती रहूँगी, यह मेरा वादा है। आप मुझे साफ सुथरा रखना। ठीक है बेटा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 अनुलेख है। इसकी 5 पंक्तियाँ, 1 लाइन, 2, 3, 4 और 5। इन 5 लाइनों में शुरू से लेकर के आप लिख देना जहाँ तक आपकी ये 5 लाइनें भर जाएं। ठीक है। अनुलेख है बेटा,
देख देख करके आराम से लिखना और इस पाठ को पढ़ते हुए लिखना। एक लाइन, 2, 3, 4, 5 यहां तक लिख देना। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो भारत की प्रमुख नदियां बेटा पूर्व दिशा में बहती हैं। किस तरफ बहती हैं? पूर्व दिशा में। लेकिन नर्मदा जी इसके विपरीत पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, हमें नदियों को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? बेटा नदियों को गंदा करने से जल दूषित हो जाता है ना। नदियों में कूड़ा कचरा फेंकेंगे, फैक्ट्रियों का पानी डालेंगे, है ना, और हानिकारक चीज़ें, गंदा पानी, नालियों का पानी नदी में मिलाएंगे, तो इससे क्या है बेटा, नदी का जल कैसा हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। इसलिए हमें नदियों को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो जल को हमें दूषित नहीं करना चाहिए। अगला है, वाक्यों को पढ़िए और समझिए और लिखिए। मेरी धारा दूध के समान प्रतीत होती है। किसके समान? दूध के समान। दूध के समान से क्या अर्थ है? तो यहाँ पर दूध के समान से अर्थ है बेटा साफ सुथरा पानी। इसकी धारा जो है उसका पानी क्या है? साफ सुथरा, दूध की तरह साफ, बिल्कुल साफ। प्रश्न क्रमांक 2, मेरे जन्म के संबंध में भी पौराणिक कथाएं हैं, क्या आप पता करके लिख सकते हैं? हाँ, तो एक पौराणिक कथा लिखें। बेटा अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आप नर्मदा जी की कहानी सुनाने को बोलना कि नर्मदा जी के बारे में कहानी सुनाइए। ये कहाँ से आई नदी, कैसे पैदा हुई, इनकी क्या कहानी है। तो वहाँ से आपको कई प्रकार की पौराणिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। एक पौराणिक कहानी मैंने आपके लिए लिख करके यहाँ रखी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के पसीने से माँ नर्मदा का जन्म हुआ था। एक कथा प्रचलित है, कहा जाता है कि भगवान शिव मैखल पर्वत पर तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने से जो बूंदें गिरी थीं उससे ही माँ नर्मदा का जन्म हुआ। ठीक है, शिव पुत्री भी कहते हैं इसको, है ना, भगवान शंकर की पुत्री भी नर्मदा जी को कहते हैं, शिव पुत्री। भगवान शंकर की पुत्री है ये, क्योंकि नर्मदा जी का जन्म भगवान शंकर से हुआ है। तो एक पौराणिक कथा है बेटा ये, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बड़े बुजुर्गों से ये आपको सुनने को मिलेगी। इसके अलावा और कोई कहानी आपको सुनने को मिले तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। प्रश्न क्रमांक 2, वाक्यांश के लिए एक शब्द की सही जोड़ी बनाइए। तो बेटा सही जोड़ी बना करके आपको इन तीनों लाइनों में लिखनी है, 1, 2 और 3। एक लाइन मैंने लिख दी है, दूसरी लाइन में आप लिखोगे, तीसरी भी आप लिखोगे। तो ऊंचाई से गिरने वाला नदी का जल, तो ऊंचाई से गिरने वाला नदी का जल क्या कहलाता है बेटा? प्रपात। देखो इसकी जोड़ी हमने किससे मिलाई है? प्रपात से, यहाँ प्रपात लिख दो। अगली लाइन देखो जरा, दूसरे के द्वारा लिखी गई किसी की जीवन गाथा। दूसरे के द्वारा, तो दूसरे के द्वारा जो लिखी जाती है उसको कहते हैं जीवनी। तो इसमें आ जाएगा बेटा जीवनी। आप पूरा का पूरा वाक्य लिखेंगे और उसके आगे लिख देंगे जीवनी, ये वाला वाक्य दूसरे के द्वारा। ठीक है। तीसरा है जो दर्शन के योग्य हो, इसकी जोड़ी दर्शनीय, तो यहाँ लिख देंगे आप दर्शनीय और पूरा का पूरा वाक्य उतारेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? ये वाक्य वाले जरूर लिखें। वाक्य नंबर 2 पे फिर से आपको लेकर चलता हूं कि दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवन गाथा क्या कहला रही है बेटा? जीवनी। जैसे मैं महात्मा गांधी जी के बारे में लिखूं, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में लिखूं, ठीक है ना, या सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखूं, तो मैं अगर उनके बारे में लिखूं तो वो उनकी जीवनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? उनकी वो जीवनी कहलाएगी, क्योंकि मैं लिख रहा हूं उनके जन्म के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया, क्या पढ़ाई करी, कहाँ रहे, कौन कौन से आंदोलन किए। ठीक है। अगर मैं अपने बारे में लिखूं तो मैं खुद अपने ही बारे में, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, मैंने ये डिग्री करी, तो वो आत्मकथा कहलाएगी। आत्मकथा क्या कहलाएगी बेटा? आत्मकथा। इस चीज़ को याद रखना। अगर मैं किसी दूसरे के बारे में लिखूं तो वो जीवनी कहलाएगी, अगर मैं अपने बारे में लिखूं तो वो आत्मकथा कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पौराणिक कथा दी गई है बेटा गंगा नदी के बारे में। अपने भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा।
इसको माँ गंगा भी कहते हैं। गंगा आरती बहुत बड़ी होती है, विशाल आरती की जाती है इनकी। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। यह हिमालय से निकलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भगीरथ की घोर तपस्या से माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। तो पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ? भगीरथ राजा ने तपस्या की थी। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया, अन्यथा गंगा के वेग से पृथ्वी रसातल में चली जाती। ऊपर से जो गंगा नदी उतर के आई थी उनको भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके वेग से पृथ्वी धंस जाती नीचे, और कहाँ चली जाती? रसातल में, पाताल में चली जाती। राजा भगीरथ के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। वहाँ से अपनी जटाओं में भगवान शंकर माँ गंगा को धारण करके लाए और पृथ्वी पर उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी और माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। आज संपूर्ण भारत में माँ गंगा पूजनीय है, पवित्र नदियों में से एक है। इससे भागीरथी भी कहते हैं। गंगा नदी का एक और नाम है बेटा भागीरथी। क्यों कहते हैं भागीरथी? क्योंकि गंगा नदी को भगीरथ ही तपस्या करके पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए उस राजा के नाम पर इनका नाम पड़ गया भगीरथी। प्रश्न क्रमांक 1, माँ गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बेटा इसी पठन बोध में लिखा हुआ है, इसी धारा प्रवाह पठन में, कि माँ गंगा का उद्गम प्रश्न में से लिखेंगे हिमालय। क्या लिखेंगे बेटा? कहाँ की जगह? हिमालय से हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2, गंगा को भागीरथी के नाम से क्यों जाना जाता है? तो बेटा अभी मैंने आपको बताया, महाराज भगीरथ घोर तपस्या से गंगा को धरती पर लाए, इसलिए गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक स्वतंत्र पठन है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से पढ़िए सूचना को। ये सूचना किसके बारे में, किसके लिए है और क्या क्या इसमें हो रहा है। तो सूचना, दिनांक 15 अगस्त 2024 को विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी बैठक व्यवस्था देखेंगे। कक्षा 4 के विद्यार्थी क्या देखेंगे? बैठक व्यवस्था। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण मतलब झंडे को फहराना। विद्यालय के पूर्व छात्र पुरस्कृत होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1, यह सूचना किसके लिए है? बेटा किसके लिए है और किसके बारे में है? दो चीज़ें हैं। तो बेटा यह सूचना विद्यालय के सभी बच्चों के लिए है, सभी छात्रों के लिए है और पूर्व छात्रों के लिए है। और किसके बारे में है? तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में है। याद रखना क्या पूछा गया, किसके लिए है? तो बेटा स्वतंत्रता दिवस में सभी छात्रों को बुलाया गया है। सूचना में आयोजन कब किया जाएगा? तो सूचना में आयोजन बेटा दिनांक 15 अगस्त 2024 को किया जाएगा। तो लिख दीजिए आप, सूचना में आयोजन 15 अगस्त 2024 को किया जाएगा। अगला प्रश्न बेटा, ध्वजारोहण से क्या आशय है? ध्वजारोहण मतलब ध्वजारोहण से आशय झंडा फहराने से है। ठीक है। इसके बाद पुस्तकालय से कोई भी कहानी की किताब आप पढ़ सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या शहर से देख रहे हैं उस शहर का नाम या गांव का नाम अवश्य कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।